Hello students, welcome to your online class and today we will study about translation. तो सबसे पहले हम करते हैं कि ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है और इस प्रोसेस में क्या होता है। तो ट्रांसलेशन में बेसिकली हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। प्रोटीन इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर और जो भी पॉलीमर हैं वो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। दैट मीन्स अमीनो एसिड्स क्या हैं? इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। तो इस तरह से अमीनो एसिड्स जॉइन होते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीमर। इनके बीच का ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह ये क्या बन गया? एक प्रोटीन बन गया। बट ये क्या है? एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मीनिंग क्या होता है कि इसके ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये सारे सेम नहीं हैं। ये अमीनो एसिड्स क्या हैं? अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है मिथायोनिन हो, ये पॉलीफिनाइल एलानिन हो, ये एलानिन हो सकता है, ये सीरीन हो सकता है। तो इस तरह से जो अमीनो एसिड हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीमर। वी डू नॉट कॉल इट एज होमोपॉलीमर। हम इसे क्या कहते हैं? इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। अब ये तो हो गया कि अमीनो एसिड से मिलकर क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। पर अब ये किस सीक्वेंस में जॉइन होंगे? यानी पहले मिथायोनिन लगना है, फिर फिनाइल एलानिन लगना है, नेक्स्ट एलानिन है, या किस सीक्वेंस में जॉइन होंगे ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज़ डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस विच इज़ प्रेजेंट इन mRNA। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि सपोज स्टूडेंट्स दिस इज़ द सेल, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के ऊपर क्या सिंथेसाइज होता है? mRNA सिंथेसाइज होता है बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद ये यहाँ पर सिंथेसाइज होकर ये जो mRNA है ये क्या हो जाएगा? सेल के बाहर आ जाएगा। अब सेल के बाहर कहाँ पर आ जाएगा? ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इस mRNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो mRNA इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो इस तरह हमने एक लीनियर मॉलिक्यूल बना लिया। आपको पता है इसके जो 5 प्राइम एंड है, इसके 5 प्राइम एंड पे क्या होती है? एक कैप होती है। तो ये हमने कैप लगा ली और ये कैप किसकी होती है? ये कैप होती है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। और इसके जो 3 प्राइम एंड है इस पर क्या प्रेजेंट होती है? एक टेल प्रेजेंट होती है। और वो टेल किसकी होती है? पॉली एडिनाइलेट। यानी बहुत सारे ए लगे होंगे 200 to 300। अब यहाँ पर क्या होगा? एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। दिस इज़ जिसे हम कहते हैं UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। और सिमिलर सीक्वेंस या एक UTR वाला रीजन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्ट कोडोन। और स्टार्ट कोडोन हमने इससे पहले जेनेटिक कोड वाले में क्या किया था? स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? AUG। इसके बाद यहाँ और सीक्वेंसेस लगे होंगे, यानी और बेसेस लगे होंगे। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास क्या लगा होगा? स्टॉप कोडोन। सो दिस इज़ स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? स्टॉप कोडोन हमारे 3 हो सकते हैं, UAA, UAG और UGA। These are the 3 स्टॉप कोडोन्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है। इनफैक्ट कोई एक ही प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द mRNA जो यहाँ पर बना था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब वो न्यूक्लियस से निकलकर बाहर कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? ये होगा साइटोप्लाज्म में। अब इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए राइबोसोम्स, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। और राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं। तो एक सब यूनिट मैंने यहाँ बना दी और दूसरी सपोज हमने बना दी यहाँ पर।
एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक होती है लार्ज सब यूनिट। अब ये जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती हैं ये दोनों कंबाइन कब करेंगी? ओनली व्हेन द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, अदरवाइज ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग ही प्रेजेंट होती हैं। एंड दीज टू सब यूनिट्स ये किस किस से बनी होती हैं? ये बनी होती है राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनएज and proteins will make up small subunit of ribosome and large subunit of ribosome। तो जैसे ही mRNA बाहर आएगा न्यूक्लियस के, ये स्मॉल सब यूनिट क्या होगा, यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगी और उसके बाद इट विल बाइंड हेयर। ये यहाँ पर बाइंड करने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करेगी और अल्टीमेटली जहाँ पर स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये इस तरह से क्या हो गई, बाइंड हो गई। तो दिस इज़ द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो कहाँ बाइंड हो गई, स्टार्ट कोडोन पे। इसके बाद क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पर AUG है। अब यहाँ पर आता है tRNA का रोल। हमने किया था कि देयर आर 64 अमीनो एसिड्स जिसमें से सिर्फ 61 कोड करते हैं और जो 3 होते हैं वो बेसिकली यहाँ 20 अमीनो एसिड हैं पर हमारे पास 64 कोडोन्स हैं। सो वी हैव 64 कोडोन्स, 20 अमीनो एसिड्स, 61 कोड करते हैं और 3 हमारे पास स्टॉप कोडोन्स होते हैं। तो इनके लिए कोई tRNA नहीं होता, तो 61 tRNA होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो tRNAs है इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे किया था। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये मैं क्लोवर लीफ मॉडल बना रही हूँ। ये इसका 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है। ये एंटी कोडोन लूप हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इस तरह से फोल्ड हो जाता है। और ये वाला लूप इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होती। तो हमने किया था कि हमारे पास ये एंटी कोडोन साइट है। तो अगर यहाँ AUG है तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा, AU के साथ बाइंड करता है, UA के साथ और GC के साथ। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा UAC। सिर्फ यही वाला जो tRNA है जिसमें यहाँ पर UAC प्रेजेंट है वही क्या कर सकता है, इस साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स होंगे 20 अमीनो एसिड। तो सपोज़ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सपोज दिस इज़ द AUG मिथायोनिन के लिए कोड करता है। तो सपोज़ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मिथायोनिन प्रेजेंट है, दिस इज़ मिथायोनिन। तो हर कोई मिथायोनिन को यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं ले जा सकता। सिर्फ कौन ले जाएगा, ये जो हमारा tRNA है यही इसे बाइंड करेगा और फिर इसको यहाँ तक पहुँचाएगा। अब हम देखते हैं ये इसको कैसे बाइंड करता है। तो इसके लिए जो आपका पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है, activation of amino acid। The first step is activation of amino acids। अब ये अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होंगे, सपोज दिस इज़ द अमीनो एसिड मिथायोनिन, इसके साथ क्या होगा, ATP बाइंड कर जाएगा। पर ये अपने आप नहीं होगा, ये कैसे होगा, एक एंजाइम होता है हमारे पास। ये मैं एंजाइम ड्रॉ कर रही हूँ और इसमें 2 बाइंडिंग साइट होती है। ये वाली बाइंडिंग साइट है अमीनो एसिड के लिए और ये वाली बाइंडिंग साइट है tRNA के लिए। तो पहले ये जो मिथायोनिन है ये यहाँ पर आएगा और फिर ये ATP इसके साथ यहाँ पर जॉइन होगा। पर जब मिथायोनिन ATP के साथ जॉइन होता है तो एक्चुअली में क्या होता है, मिथायोनिन के साथ AMP जॉइन हो जाता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है। साथ में क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, जो बाहर वाला सर्कल है ये हमारा अमीनो एसिड हो गया और ये जो अंदर वाला सर्कल है ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये AMP है और साथ में क्या रिलीज़ हुई यहाँ पर, एनर्जी। तो अब अमीनो एसिड बाइंड कर गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। जो हमने tRNA पढ़ा था, ये जो tRNA है, कौन सा tRNA, जिसके यहाँ पर देखो ये जो tRNA है जिसके
एंटीकोडोन क्या है, UAC। यही वाला tRNA क्या होगा, यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। तो ये इस तरह से बाइंड कर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, UAC। tRNA यहाँ बाइंड कर गया, अमीनो एसिड यहाँ बाइंड कर गया। जब अमीनो एसिड ने बाइंड किया उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हमारा सेकेंड स्टेप है चार्जिंग ऑफ tRNA। अब हम करते हैं कि चार्जिंग कैसे होती है। चार्जिंग में क्या हुआ, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई, इस एनर्जी से इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो गया, इन दोनों के बीच में, अमीनो एसिड और tRNA के बीच में। तो इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। ये इस तरह से हमने किया था, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, अमीनो एसिड ने यहाँ ज्वाइन किया। तो इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके हेड पे ज्वाइन हो गया। कौन से अमीनो एसिड के हेड पे, जिसके यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, UAC। तो जब tRNA अमीनो एसिड के साथ क्या कर गया, ज्वाइन कर गया, तो हमने इसे कहा चार्जिंग ऑफ tRNA। अब चार्जिंग ऑफ tRNA तो हम इसे कहते ही हैं, साथ में हम इसे एक और नाम देते हैं अमीनो एसाइलेशन, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ये हमने क्यों कहा, क्योंकि इस वाले स्टेप में अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंड कर गया। अब बाइंडिंग होने के बाद ये क्या करेगा, ये वाला जो tRNA है, चार्ज tRNA है, ये कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ बाइंड कर जाएगा। तो अब हम देखते हैं वो कैसे बाइंड करेगा। ये एंटीकोडोन लूप हो गया और इस तरह से हम बना लेते हैं। ये सपोज 3 प्राइम एंड पे ये ऐड है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो tRNA था, इसने अपना कोड रिकॉग्नाइज किया और इसका जो एंटीकोडोन था उसने यहाँ पर आकर बाइंड कर लिया और दोनों के बीच में ये क्या बन गया, दोनों के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो पहला स्टेप है इसे हम कहते हैं इनिशिएशन। तो यहाँ पर क्या हुई, इनिशिएशन। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद आएगा रोल लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो हम थोड़ा सा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के बारे में भी कर लेते हैं। ये जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है, इसमें 3 साइट होती हैं, 1, 2, 3। ये ई साइट, एग्जिट साइट, पी साइट, ए साइट, EPA, ये 3 साइट हैं। तो इसके बाइंड करने के बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से उठकर यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। और कैसे ज्वाइन होगा अब हम देखते हैं। जैसे ये स्मॉल सब यूनिट थी, अब हम इसके ऊपर बनाते हैं लार्ज सब यूनिट। और ये जब ज्वाइन करेगा ये इस तरह से करेगा कि ये जो P वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब कि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रही हूँ, ये P साइट हो गई, A साइट थोड़ी छोटी बना रही हूँ और ये E साइट। तो जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा, दिस इज़ द, ये पूरा जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसकी 3 साइट्स हैं, ई साइट ये वाली, ये पूरा पी वाली साइट है और ये वाली क्या है, ए साइट। तो इसका मतलब जो पहला tRNA है वो हमारे पास कहाँ पर है, जो पहला tRNA है वो पी वाली साइट पे है, ये वाली साइट पे है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन, दिस इज़ कंप्लीट। अब ये प्रोसेस क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, हम ये करते हैं। स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेकेंड स्टेप इज़, ये इनिशिएशन के पार्ट थे, हमने पहले किया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ tRNA। फिर tRNA क्या करेगा, tRNA will transfer required amino acid onto the mRNA। फिर क्या हुआ, लार्ज सब यूनिट binds
विद द राइबोसोम। ये हो गया हमारा किसके स्टेप्स, ये हो गए हमारे इनिशिएशन के स्टेप्स हो गए ये। अब हम करते हैं इलोंगेशन। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होगा, सपोज़ यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है, कौन सा ले हम, ट्रिपल U ले लेते हैं या UCU ले लेते हैं, UCU ले लेते हैं। अब ये जो UCU है ये किसका कोड है, सीरीन का कोड है, ठीक है। तो इसका एंटीकोडोन अगर मैं बनाऊं तो UCU का एंटीकोडोन क्या होगा, U का A, C का G, U का A। इसका मतलब ऐसा tRNA जिसके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, AGA। तो हम एक बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, AGA। अब इस वाले tRNA के साथ सेम वही स्टेप होंगे जो हमारा इनिशिएशन में हुआ था। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका अमीनो एसिड कौन सा है, सीरीन। तो सपोज़ दिस इज़ द सीरीन, पहले इसकी क्या होगी, एक्टिवेशन होगी, और उसके बाद ये सीरीन यहाँ जाकर बाइंड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम। ये सीरीन यहाँ इसके हेड पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और जैसे हमने ये किया था कि मिथायोनिन ATP के साथ ऐड हुआ तो एक्टिवेशन हुई उसकी, फिर tRNA चार्ज हुआ, ये सारा प्रोसेस सेम वे में रिपीट होगा। यानी पहले सीरीन ATP के साथ अटैच होगा तो एक्टिवेट हो गया, फिर tRNA लगेगा, फिर उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और फिर इस तरह से ये चार्ज tRNA बन गया। अब ये जो tRNA होगा, ये जो चार्ज्ड tRNA है, ये यहाँ आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ। कौन सी साइट पे आएगा, A साइट पे आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आएगा तो हम इसके लिए थोड़ा सा स्पेस करके डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमारा एक अमीनो एसिड का एंटीकोडोन लूप है, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ मिथायोनिन, और यहाँ पर हमारा एक और क्या आ गया, tRNA आ गया। किसका tRNA आया, सीरीन का, ये सीरीन का tRNA आ गया, ठीक है। यहाँ पर AUG का कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ पर कौन सा है, हमने क्या किया था, AGA, सीरीन का कॉम्प्लीमेंट्री, AGA। यहाँ पर स्टार्ट कोडोन था AUG, UAC, UCU, ये वाले कोड्स थे। अब ये हमारा कौन सा है, P साइट पे है, और ये किस पे है, A साइट पे है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स की, इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट होती है ना राइबोसोम की, हमने किया। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो RNA है वो क्या करते हैं, दैट एक्ट एज एन एंजाइम। तो जो राइबोसोम जब एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे तो वो रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटेलाइज करेंगे। कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली रिएक्शन को। अब पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दो अमीनो एसिड के बीच में। तो जो ये लार्ज सब यूनिट है उसमें जो 23S rRNA होता है बैक्टीरिया में, 23S rRNA ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट और एंजाइम, और इनका क्या काम होता है, किसी रिएक्शन को फेवर करना। तो उस रिएक्शन को कैसे फेवर करेंगे, ये जो मिथायोनिन है और सीरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बना इसे हमने क्या कहा, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा P साइड पे था, ये हमारा A साइड पे था, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब ये वाला बॉन्ड टूट गया तो
इसका अब कोई काम नहीं है। क्योंकि इसका कोई काम नहीं है तो यहाँ पर जो ई साइट है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये किसके पास आ गया, इसके पास आ गया। तो इसके बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्या है लार्ज सब यूनिट है, ये इसके बाद यहाँ से स्लाइड कर जाएगी, यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगी। जब ये यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगी तो जो हमारा ये ए था, ये ए साइड पे था ना, ये चीज़ बी साइड पे चली जाएगी और ए साइड फिर से क्या हो गई, खाली हो गई। तो अगर हम इसे दोबारा डायग्राम की हेल्प से करें तो यहाँ पर मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ कि ये वाला जो है, अब इसको हम कैसे बना रहे हैं, इस वाले को हम बना रहे हैं। अब यहाँ देखो, इसके ये 3 प्राइम एंड पे सीरीन भी लगा हुआ है और ये ऊपर मिथायोनिन भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये अब शिफ्ट होकर ये कौन सी साइट में आ चुके हैं, ये शिफ्ट होकर आ चुके हैं पी साइट में। ये ए साइट क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। दिस ए साइट इज़ एम्प्टी और जो ये वाला था वो ई साइट पे चला गया है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ से वो बाहर रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल गया। अब ये जगह खाली हो गई तो यहाँ सेम वे में एक और अमीनो एसिड आएगा और ये रिएक्शन कंटिन्यू होती जाएगी। जैसे एक और टीआरएनए आया एक अमीनो एसिड को लेकर, फिर एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना और ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो जब चलता जाएगा तो हमारे पास इस तरह से क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगी अमीनो एसिड की जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोटीन। और ये हमारा स्टेप कौन सा है, इलॉन्गेशन। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, ये प्रोसेस स्टॉप कब होगा। स्टॉप मतलब ये आपका फर्स्ट मेजर स्टेप था इनिशिएशन, सेकेंड मेजर स्टेप इलॉन्गेशन और थर्ड मेजर स्टेप इसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब ये प्रोसेस ख़त्म कब होगा। अब जब यहाँ पर क्या आएगा, स्टॉप कोडोन। तो हम एक स्टॉप कोडोन ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया UGA। जैसे ये स्टॉप कोडोन आएगा, वी नो दैट देयर इज़ नो TRNA फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कोई TRNA नहीं है, तो यहाँ TRNA आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बट TRNA नहीं आएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स जो जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिलीज फैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड एज रिलीज फैक्टर्स। ये प्रोटीन्स आ जाएंगी। जैसे ये प्रोटीन आएंगी तो ये क्या करेंगी, इस पूरे स्टेप को टर्मिनेट कर देंगी। रिलीज फैक्टर मतलब ये जो प्रोटीन बना है ये आगे रिलीज़ हो जाएगा। राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो वापस से ऐसे निकल के ये साइटोप्लाज्म में चली गई, स्मॉल सब यूनिट साइटोप्लाज्म में चली गई और ये प्रोसेस यहीं पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 स्टेप, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसके बाद फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मैंने एक वीडियो भी डाली है, तो आप ये वीडियो देख लो तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। Student, this is the animated video of translation, that is protein synthesis. These are various cells of our body and every cell you know has a nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ क्या बनता है, mRNA। mRNA न्यूक्लियस के अंदर बनने के बाद बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब साइटोप्लाज्म में mRNA के ऊपर जो कोडिंग है उससे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, पर उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक एंजाइम, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये वही एंजाइम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक साइड पे अमीनो एसिड बाइंड करता है, उसके बाद एटीपी बाइंड करता है और फिर इसमें से पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है विद द एनर्जी। फिर ये टीआरएनए आया और टीआरएनए साइड 2 पर बाइंड कर गया। उसके बाद अमीनो एसिड टीआरएनए में बाइंड कर जाता है उसके 3 प्राइम एंड पे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब ये जो चार्ज्ड टीआरएनए है, जिसे हम मेट टीआरएनए भी कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर मिथायोनिन लगा हुआ है, ये एमआरएनए के ऊपर जाएगा और जहाँ पर स्टार्ट कोडोन होगा AUG, वहाँ पर ये अपना कोडोन ढूंढ के बाइंड कर जाएगा। दिस इज़ द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये स्मॉल सब यूनिट mRNA पे अटैच हो जाती है
और उसके बाद ये कोडोन टू कोडोन मूव करती जाएगी until it finds the start codon AUG। ये इसे स्टार्ट कोडोन मिल गया और ये जो स्मॉल सब यूनिट थी राइबोसोम की यहाँ पर बाइंड हो गई। अब जो मेट tRNA है उसके जो लूप है एंटीकोडोन लूप, उसमें AUG की अपोजिट सीक्वेंस है, तो वो यहाँ पर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन हो गया। उसके बाद लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की आई और ये स्मॉल यूनिट के ऊपर ज्वाइन हो गई। tRNA में 3 साइट्स होती हैं, एक्सेप्टर साइट, पेप्टिडाइल साइट एंड E मीन्स एग्जिट साइट। तो ये इस तरह से लगता है कि जो फर्स्ट tRNA है वो कौन सी साइट पे आया, पेप्टिडाइल साइट पे, और इसे हमने कहा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब हम आएंगे इलॉन्गेशन स्टेज पे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड tRNA मॉलिक्यूल आएगा विथ इट्स अमीनो एसिड। कौन सी साइट पे आएगा, ए साइट पे आएगा और अपने कोडोन के साथ बाइंड कर जाएगा। उसके बाद दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और जो फर्स्ट मिथायोनिन वाला जो अमीनो एसिड था उसका जो बॉन्ड है tRNA के साथ वो ब्रेक हो जाएगा। अब जो मिथायोनिन वाला tRNA था उसका कोई काम नहीं है, तो राइबोसोम आगे शिफ्ट हुआ, tRNA E साइड पे गया और निकल गया। फिर दूसरा tRNA आया अगेन A साइड पे विथ इट्स अमीनो एसिड, यानी चार्ज tRNA आया। अगेन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड फॉर्मेशन हुई, पेप्टाइड बॉन्ड बना और जो P साइड पे tRNA है अब उसका कोई यूज़ नहीं है। राइबोसोम आगे शिफ्ट हुआ और ये E साइड पे आया, फिर रिमूव हो गया। फिर थर्ड tRNA, चार्ज tRNA आया और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसे हम कहते हैं इलॉन्गेशन। तो इस तरह ऊपर आप देखो अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही है और हमारा प्रोटीन बनता जा रहा है। फिर हम आ जाते हैं टर्मिनेशन पे। तो टर्मिनेशन पे क्या होता है, स्टॉप कोडोन आता है। स्टॉप कोडोन के लिए कोई tRNA नहीं है, तो ये जो प्रोटीन बना है ये निकल जाएगा, रिलीज फैक्टर अटैच हो जाएंगे। उसके बाद प्रोटीन निकलने के बाद क्या होगा, जो tRNA है दैट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड और साइटोप्लाज्म में चला गया। और इसके बाद ये जो 2 सब यूनिट है राइबोसोम की ये भी बाहर निकल गई और डिसोसिएट हो गई एंड विल गो इनटू द साइटोप्लाज्म। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you student. Hope you understood translation easily. Have a nice day.